हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन ह्यूमन वेलबींग और पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए समय समय पर प्लान्स बनाते आई है। इन्हीं प्लान्स का परिणाम है एमडीजीज, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, और एसडीजीज, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। अगर एमडीजीज की बात करें तो इसे 2000 में लॉन्च किया गया था। वहीं एसडीजीज जो है उसे 2015 में लाया गया था, जहां एमडीजीज में टोटल 8 गोल्स के बारे में बात किया गया है। वहीं एसडीजीज में टोटल 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं। अगर एमडीजीज के टाइम फ्रेम की बात करें तो यह 2000 से 2015 के लिए है। वहीं एसडीजीज जो है वह 2015 से 2030 तक के लिए है। तो आइए आज इसे विस्तार से समझते हैं। तो एमडीजीज और एसडीजीज को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ये जो वर्ड्स हम देख रहे हैं एमडीजीज और एसडीजीज, ये आखिर कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ। तो अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इससे पहले जो है जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा था, इसका जो दोषी है वो इन्वायरमेंट को माना जा रहा था। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे जब देश अलग अलग देश के लोग मिले और बैठे तो उन्हें समझ में आया कि सिर्फ जो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जो है इससे ज़्यादा जो है एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि मानव जो कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो है ये 1972 से ये बात जो है ये आया, ठीक है। तो इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, UNCHE, ठीक है। तो ये जो है स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस जो है जून 5 से 16 तक जो है आयोजित किया गया। तो इसी मतलब हम जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट बनाते हैं डे मनाते हैं 5 जून को, तो वो यहीं से आया है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जब लोग देश के बहुत सारे प्रतिनिधि बैठे तो उसके बाद बहुत सारा आउटकम्स यहाँ से निकल के आया। तो जो सबसे पहला जो आउटकम था वो था कि इसमें कुछ डिक्लेरेशन निकल के आया कि कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ लोग बैठते हैं तो लास्ट में जो आउटकम्स आता है तो उसे डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो डिक्लेरेशन कुछ निकल के आया। दूसरा जो है एक संस्था बनाया गया है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी केन्या में है, ठीक है। तो इसे इसी कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो है अभी के टाइम में ये बहुत सारे रिपोर्ट जो है हम पढ़ते हैं तो ये देती आई है, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, तो ये यही संस्था लाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ ये 1972 में हमने देखा। फिर उसके बाद जो दूसरा जो पड़ाव था वो था 1987 का ब्रूटलैंड कमीशन, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये मतलब आगे जब बीच बीच में जब कंट्रीज़ मिलती आई तो एक समय में जब 1987 में ये कंट्रीज़ मिली तो वहाँ पे जो है एक कमीशन इन्होंने बनाया और एक रिपोर्ट दिया, ठीक है। 1987 में एक रिपोर्ट आया जिससे कि आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट आया और इसमें जो है काफ़ी बातें निकल के आई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ब्रूटलैंड कमीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे याद रखना है कि इसका जो टाइमिंग कब है, ये 1987 का टाइम है। और ये जो रिपोर्ट है इसे WCED रिपोर्ट भी बोला जाता है, मतलब यह कमीशन को वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब इसका फुल फॉर्म ये हो गया। और ये जो ब्रूटलैंड वर्ड कहाँ से आया, उस समय जो नॉर्वे के जो PM थे तो उनके नाम पे मतलब ये जो कमीशन बनाया गया उनके चेयरमैन जो है वो ब्रूटलैंड साहब थे, तो उन्हीं के नाम पे ये ब्रूटलैंड कमीशन जो है वो वर्ड आया। और ये जो कमीशन में सबसे बड़ा बात था कि इस कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद आपको समझ में भी आता होगा कि मतलब कि अभी सिर्फ जो अभी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो
हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे जो जनरेशन है, आगे जो फ्यूचर है, उसको ध्यान में रख के जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो हमने देखा 1972 के बाद 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन आया। उसके बाद जो है फिर कंट्रीज़ आपस में बीच बीच में मिलते रही, और उसके बाद जो 1992 का जो रियो अर्थ समिट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो है रियो जो है ये ब्राज़ील में एक शहर है, वहाँ पे जो है एक समिट जो है आयोजित किया गया, रियो अर्थ समिट। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा बहुत हमें देखना है। तो अभी जैसे कि हमारा जो आज का जो टॉपिक वैसे एमडीजीज़ और एसडीजीज़ है, लेकिन वहाँ पे जाने के पहले ये जो सारा बैकग्राउंड है अगर इसे समझ लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि 1992 में जो है वो रियो अर्थ समिट किया गया। तो इसे जो है इसमें क्या किया गया कि कुछ कंट्रीज़ आपस में मिली और फिर उन्होंने कुछ टारगेट डिसाइड किया। तो साथ ही उन्होंने कुछ एजेंडा भी लेके आया। ये सारा जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और उनका जो एजेंडा था वो था 21, इसे जो है मतलब 21 एजेंडा वो लेके आया, और यही कारण है कि रियो अर्थ समिट को एजेंडा 21 भी बोला जाता है। साथ ही इसे UNCED भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारा रियो अर्थ समिट ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या बातें निकल के आई। पहला जो आउटकम था वो था कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स निकल के आया रियो अर्थ समिट के बाद। पहला तो था रियो डिक्लेरेशन आया, फिर एजेंडा 21 आया, फिर कुछ फॉरेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए। ठीक है, ये था रियो अर्थ समिट का बात। ठीक है, अब क्या है कि इसी अर्थ समिट के बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो हर साल मिलेगी और वो जो है इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपस में लेगी। ठीक है, तो उससे कॉप बोला जाता है। कॉप मतलब जो है इसको बोल सकते हैं ये कॉप जो है सुप्रीम डिसीज़न मेकिंग बॉडी बनाया गया UN के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ आके मिलती हैं और फिर कुछ भी मतलब डिसाइड करती हैं। तो आपने मतलब अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि समय समय पे जो है कंट्रीज़ आपस में मिलती है, जैसे कि COP28 जो है UAE में किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो पहला कॉप जो मतलब जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो बर्लिन में किया गया था, जर्मनी में। ठीक है, 1995 में। तो इसे याद रखना है। तो सारा जो है मतलब याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जैसे पहला वाला हम याद रख सकते हैं। फिर जो 1997 का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस जिसे COP3 बोला जाता है, और ये क्योटो एक शहर है जापान में, वहाँ पे आयोजित किया गया था। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा था तो फिर कंट्रीज़ मिल के आई और सामने आई, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो मतलब एमिशन जो भी हो रहा है, जो भी हमारे जो इन्वायरमेंट में जो है वो अनवांटेड फैक्टर्स जा रहा है, तो उसका रिडक्शन कम करने के लिए कंट्रीज़ के लिए ये बाइंडिंग होना चाहिए कि जैसे अभी हमारे कंट्री में कार्बन जो है कुछ एमिशन हो रहा है, अब उस पर अगर रोक नहीं लगाया जाए, उसके लिए कुछ बाइंडिंग रूल्स नहीं बनाया जाए, तो मनमानी ढंग से इन्वायरमेंट में बहुत सारा अनवांटेड जो चीज़ है वो जा सकता है। तो फिर यहाँ से डिसाइड किया गया कि नहीं, ये जो एमिशन हो रहा है उसे लीगली बाइंडिंग बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जो COP23 था, 23 नहीं COP3 था, वहाँ से ये डिसाइड किया गया। तो COP3 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो है 1997 तक आ चुके हैं। अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है वहाँ तक आते हैं। ठीक है, फिर आगे कंट्रीज़ मिलती रही, फिर 2000 का समय आया। 2000 जो है 2000 के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे अभी हमने देखा 1992 में जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है UNECD देखा गया। फिर 2000 के टाइम में कंट्रीज़ जो है आपस में मिली और उन्होंने जो है ये कुछ गोल्स निर्धारित किया गया। ठीक है, जिसे कि बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और ये जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ये इसके लिए जो है समिट न्यूयॉर्क में किया गया, और फिर वहाँ पे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हमारा जो भी कुछ मतलब गोल्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ से 2000 में MDGs जो है इसी कॉन्फ्रेंस के बाद आया। ठीक है, और इसमें टोटल 8 गोल्स के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले MDGs हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं
ये 2000 में आया, ठीक है। और इसका टारगेट जो सेट किया गया वो 2015 तक, मतलब 2000 से लेकर 15 साल 2015 तक कुछ गोल्स डिसाइड किया गया है कि ये गोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल गोल्स 8 हैं, साथ ही टारगेट्स जो हैं वो 21 है और इंडिकेटर्स जो हैं वो टोटल 60 है, ठीक है। तो ये याद रखना है नंबरिंग। अब इसमें जो गोल्स हैं उनका उसे नंबरिंग वाइज याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसे हम लास्ट में देखेंगे, पहले अगर यहाँ से नंबरिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि इसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि खासकर MDGs तो अब चूँकि रिलीवेंट ज़्यादा नहीं रह गया है, SDGs ज़्यादा रिलीवेंट रह गया है, लेकिन फिर भी इसे याद रखना है कि 8 जो गोल्स हैं उनका मतलब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 3rd नंबर का MDGs गोल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में याद कर रख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर जो गोल है वो बोलता है इराडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब पॉवर्टी और हंगर को जड़ से फेंकने का बात करता है, पहला जो गोल है, ठीक है। तो पहला याद रख सकते हैं। दूसरा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। तीसरा जो है वो जेंडर इक्वालिटी का बात करता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। तो पहला हो गया पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड है, दूसरा एजुकेशन, तीसरा जो है वो वुमेन से रिलेटेड है, फोर्थ जो है वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, ठीक है। फिर फिफ्थ जो है वो मैटरनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करता है। फिर 6 नंबर पे जाएंगे तो देखेंगे कि उस समय जो है HIV एड्स वगैरह, मलेरिया या फिर डिजीज़ेस को उनसे लड़ने के लिए या उनका रोकथाम करने के लिए ये बात किया गया है गोल नंबर 6 में। फिर 7 में जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बात किया गया है। और 8 नंबर जो गोल है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसे नंबरिंग वाइज याद रखना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला जो है वो पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड है, दूसरा एजुकेशन, थर्ड जो है वुमेन से रिलेटेड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ मैटरनिटी से रिलेटेड है, 6 HIV एड्स वगैरह से, 7th इन्वायरमेंट, 8 पार्टनरशिप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल में दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MDGs। अब MDGs के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है SDGs। अब SDGs में जाने के पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि हम यहाँ पे 2000 तक हम आ चुके हैं, ठीक है। 1992 में ये अर्थ समिट हुआ, फिर 2000 में न्यूयॉर्क में समिट हुआ, फिर यहाँ से MDGs निकल के आया। फिर 2002 में देखें तो 2002 में जो है उससे अभी तो जैसे कि हम देखेंगे SDGs जो है वो 2015 में आया, तो उससे पहले भी कुछ समिट हुए तो उससे भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1992 से लेकर यहाँ 10 साल हो गया और 2002 से लेकर 2012 तक तो 10 साल। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इससे 2002 वाला जो समिट है जो कि जोहान्सबर्ग में किया गया, इसे रियो के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, ये प्लस रियो प्लस 10 इसे बोल सकते हैं, मतलब 10 साल आगे है। और 2012 वाला को बोल सकते हैं रियो प्लस 20। तो इसे ये 2012 में फिर ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में अगेन फिर वहीं पे सबमिट किया गया, ठीक है। तो इसे जो है इसे रियो प्लस 20 बोला जाता है, 2012 वाला जो समिट था, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब क्या है कि हम पहुंच चुके हैं 2012 तक। फिर जो है अब 2000 से लेकर 2015 तक तो गोल्स था MDGs का। अब क्या है कि MDGs का टाइम फ्रेम अब ख़त्म होने को चला था 2015, मतलब 2013 तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है फिर UN के जनरल असेंबली में लोग बैठे, फिर उन्होंने कुछ मतलब वर्किंग कमेटी बनाया ताकि क्या हो कि अगला जो गोल्स है वो डिसाइड किया जा सके। तो 2013 में ये डिसाइड किया गया कि अब हम SDGs बनाएंगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फिर 2015 में फिर से अगेन लोग बैठे और यहीं पे न्यूयॉर्क में सबमिट किया गया। जैसे 2000 वाला सबमिट भी न्यूयॉर्क में किया, फिर 2015 वाला भी न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यहाँ से जो है SDGs निकल के आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स देखने को मिलता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। MDGs वैसे भी पुराना हो चुका है तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे स्किप नहीं किया जा सकता है। अब इसमें गोल्स जो है वो हमने स्टार्टिंग में देखा कि 2015 से लेकर 2030 तक जो है वो कुछ गोल्स डिसाइड किया गया है। तो इसमें 17 गोल्स था, जैसे कि हमने MDGs में पढ़ा 8 गोल, इसमें 17 है। इसमें टारगेट जो है 169 टारगेट है और इंडिकेटर जो है वो 232 है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है।
2015 में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो मतलब 2015 काफ़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल है। एक तो पहले यहाँ एसडीजीज़ आया, दूसरा यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क आया। सेंडाई जो है वो जापान में एक शहर है, और फिर वहाँ पे डिज़ास्टर जो मतलब मैनेजमेंट उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जापान में जो है जो सबमिट किया गया उसे ही सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2015 में आया, और इसे याद रखने का तरीका है, जापान में जो है काफ़ी भूकंप वगैरह आते रहता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि डिज़ास्टर वाला जो ये फ्रेमवर्क है वो जापान में किया गया। फिर ये सारे भी आया। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भी आया, ये COP21 है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें डिसाइड किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को जो अभी का मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम करना है। ये COP21 में डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ये 2015 का टाइम है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं SDGs, तो अभी SDGs देखते हैं। तो ये इसे एजेंडा 2030 बोला जाता है। एजेंडा 30 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 2015 से लेकर 2030 तक जो है कुछ गोल्स डिसाइड किया गया, ठीक है। साथ ही इसे ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। ये हो गया। अब क्या है कि इसे नंबरिंग वाइज याद रखना है कि अगर यहाँ पे देखें, ये दिख रहा है टोटल 17 गोल्स है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं और फिर इसे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया कि 11 नंबर का जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो किससे रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले है पॉवर्टी, 1 नंबर का जो है वो है नो पॉवर्टी, तो पॉवर्टी हटाने का बात किया गया है। दूसरा जो है वो जीरो हंगर। फिर हेल्थ का बात करता है, थर्ड में गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ में जो है वो जेंडर इक्वालिटी का बात किया गया है, और सिक्स में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो पॉवर्टी, यहाँ पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, क्लीन वाटर, ठीक है। फिर 7 नंबर में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब अभी के टाइम में जो भी एनर्जी जो जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह है वो क्या है कि क्लीन एनर्जी है या विंड एनर्जी है, तो उस टाइप की एनर्जी का बात किया गया है। फिर 8 नंबर का जो है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करता है। फिर 9th नंबर में जो है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात करता है। फिर 10 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो है, जितना भी टाइप का इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करने का बात किया गया है। फिर 11 नंबर में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो सस्टेनेबल सिटी का जो बात किया गया है वो 11 में। फिर 12 जो है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन बोलते हैं जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे वाटर है, तो वाटर का क्या होना चाहिए, कंजप्शन रिस्पॉन्सिबली तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 13 में जो है वो क्लाइमेट एक्शन का बात किया गया है। फिर 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर, मतलब सी है, ओशियन है, उसके नीचे काफ़ी वास्ट जो है लाइफ मौजूद है, तो उसके रक्षा की बात किया गया है। फिर 5वां जो है वो लाइफ ऑन लैंड, तो 14 जो है बिलो वाटर का बात किया गया है लाइफ, और ये लाइफ ऑन लैंड में मतलब जो भी पशु पक्षी हैं तो उनके संरक्षण के बारे में बात किया गया है। फिर 6 में जो है पीस, जस्टिस, ठीक है, ये बात किया गया है। फिर 7th में जो है वो पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का बात किया गया, मतलब कंट्रीज़ जो है वो मतलब सहयोग लेके, एक दूसरे से सहयोग लेके आगे बढ़े, इनके बारे में बात किया गया है। अब इसे याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अब इसे याद करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11 नंबर में देखें, तो ये 11 नंबर में यहाँ पे सिटीज़ का बात किया गया है, ठीक है। वर्ड्स पे हम जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सिटीज़ में देख सकते हैं कि जैसे रोड बना होता है तो रोड ऐसे होता है, तो 11 नंबर में ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रह जाएगा, मतलब रोड का जो है ऐसे बना होता है ना, और 11 ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, 11 नंबर। फिर और याद रख सकते हैं या 8 नंबर, मतलब सारा जो है ट्रिक से याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भी ट्रिक से कर लेंगे तो वो फिर जोड़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देख 8 नंबर में डिसेंट वर्क का बात किया गया है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, वो एग्जैक्ट तो मतलब ऐसे नहीं बनाता है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं, वो काफ़ी डिसेंटली वर्क करके ऐसे बनाती है, गोल गोल ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे डिसेंट वर्क का ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे याद रखने का एक और ट्रिक है, जैसे अगर इस मतलब न्यूमोनिक को याद कर लें तो थोड़ा बहुत भी अगर याद रह जाएगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए पहला है फ्यू, वी डबल आई ट्रिपल सी ओ एल डबल पी। ये थोड़ा अटपटा सा है, ऐसे ट्रिक तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यू अगर याद करेंगे तो पी फॉर पॉवर्टी, एच फॉर हंगर, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, डब्ल्यू फॉर वुमेन। तो यहाँ पे हमने देखा नो पॉवर्टी, जैसे हमने देखा अभी फ्यू पी एच डबल ई डब्ल्यू, तो पॉवर्टी, हंगर, नहीं डबल एच था ना, हाँ डबल एच था, हंगर, फिर हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, मतलब उससे वुमेन याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या था, फिर है वी, डब्ल्यू फॉर वाटर, क्लीन वाटर भी हमने देखा। फिर एनर्जी का जो है कंजप्शन सही से होना चाहिए। फिर ये 7 नंबर का है। 8 नंबर में हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क, 2 वर्ड था। अभी 8 तो हमने याद कर लिया ट्रिक से, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभी 11 जो है, फिर यहाँ आई है डबल आई, यहाँ पे डबल ई देख रहे हैं, यहाँ पे डबल आई, तो इनोवेशन का जो है ये 9वें नंबर पे है। 10 नंबर पे इनइक्वालिटी, इसे याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। फिर 3 जो है ट्रिपल सी है, ठीक है। तो अभी हमने सिटीज़ के लिए याद किया 11। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 11 जब याद रह जाएगा तो कंजप्शन और क्लाइमेट एक्शन इससे याद रख सकते हैं। फिर 14 में हमने देखा लाइफ बिलो वाटर, और फिर 15 में हमने देखा लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। फिर अगला जो है डबल पी है, एक तो पीस फिर पार्टनरशिप। तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो आज हमने MDGs और SDGs को क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।